हेलो हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। आज मैं आपको बात करूंगा नाना केस के बारे में। नाना केस के बारे में अब तक का जितने भी रूल निकला है और अभी लागू है लेटेस्ट 2024 में, वो आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ आपका 5 मिनट लूँगा और 5 मिनट में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट बोलूँगा और उस 5 पॉइंट के अलावा दुनिया का कोई एक्स्ट्रा आपको एक पॉइंट कहीं से भी नहीं मिलेगा। ना कोई स्पेशलिस्ट, ना कोई डॉक्टर, ना कोई आर्मी ऑफिसर, ना कोई एडवोकेट, ये ज़्यादा सलाह आपको मिलेगा। सही चीज़ 5 चीज़ बताऊंगा, तो आप सुनिए। पहला चीज़ नाना केस है। नाना केस का फुल फॉर्म होता है नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। इसका मतलब ये है, अगर कोई मेडिकल कैटेगरी है, ठीक है, एलएमसी हो जाता है, तो उसको अगर कैटेगरी मिलता है, अगर उसको नाना केस बोलते हैं, इस कैटेगरी नाना केस के अंदर आता है, उसका मतलब है वो बीमारी है या वो चोट जो उसको लगी थी उसका फौज के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। फौज के वजह से उसको वो बीमारी या चोट या कैटेगरी नहीं मिला है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है और उसके वजह से फौज उसको कोई भी मेडिकल बेनिफिट नहीं देने वाली है। क्लियर? क्या नाना केस है? फर्स्ट पॉइंट में बोलूँगा। नाना केस अगर आपका है, आपको कैसे पता चलेगा नाना केस है? तो जब आपका मेडिकल बोर्ड होता है, बोर्ड में मेडिकल बोर्ड कौन सा होता है जिसमें आपका लिखा आता है T24 टेम्पररी 24 या परमानेंट P2 P3 परमानेंट A2 A3 परमानेंट 2 इयर्स। ये दोनों बोर्ड में टेम्पररी 6 महीने के लिए करता है, परमानेंट 2 साल के लिए करता है। जिसमें ये लिखा होता है वो होता है हमारा मेडिकल बोर्ड। एक होता है ओपिनियन डॉक्टर का और एक होता है बोर्ड, जिसके बोर्ड में एक पहला पेज होता है, पिछले वाले पेज में आपका कब से कब 2 साल के लिए परमानेंट किया है, कब से कब 6 महीने परमानेंट टेम्पररी किया है, वो लिखा होता है। उसको बोलते हैं AFMSF 15। AFMSF 15 उसका ऊपर लिखा होता है। उस 15 में पारा नंबर 17 और 18 में आप जब जाओगे, उसमें लिखा था इज इट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, 17 में लिखा होता है, और इफ़ यस प्लीज एक्सप्लेन। और 19 में पारा में लिखा था, सॉरी पारा नंबर 17 में ही लिखा होता है और पारा नंबर 18 में लिखा होता है इफ़ नॉट इट इज़ एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। बोलने का मतलब ये है कि दोनों पैराग्राफ में ये एट्रीब्यूटेबल में जाता है या एग्रावेटेड में जाता है, वो पूछता है। तो नाना केस जब होता है, दोनों पारा नंबर 17 में नो लिखा होता है, पारा नंबर 18 में या नो भी लिखा होता है। दोनों में ना एट्रीब्यूटेबल है ना एग्रावेटेड है, इसलिए नाना केस है वो। तो दोनों में नो का था, तब आप समझ जाना कि ये आपका जो मेडिकल कैटेगरी वो नाना केस में आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर नाना केस होती है उसमें आप IMB आउट हो सकते हो या RMB आउट हो सकते हो। IMB कब होगे? जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हो या आपको जब डॉक्टर भेज देगा, जैसे कि अल्कोहल होता है, हमारा साइकेट्रिक डिजीज होता है, इसमें IMB आउट कर डॉक्टर भेज सकता है, तो IMB आउट हो सकता है। या RMB हो सकता है जब CO आपको शेल्टर विड्रॉ कर दे, शेल्टर ना दे, तब RMB आउट कर घर जाओगे। इस दोनों में IMB में RMB में जब आपका कैटेगरी का परसेंटेज तय किया जाता है, कभी कुछ नाना केस में 20%, 30%, 50%, 70%, 80% ऐसे कुछ मिलता है। चाहे कितना भी परसेंट दिया जाए, उस परसेंट का वैल्यू होता है 0। वो लोग बोलते हैं कि मेरे को मेरे कैटेगरी में दिया है 60%, लेकिन कुछ पेंशन मिला नहीं, क्योंकि वो नाना केस था। नाना केस में जो इतना परसेंटेज मिलता है उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है और उसके लिए उसको 0 पेंशन मिलता है। मेडिकल बोर्ड पेंशन 0 लागू होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया आपका। जितना परसेंटेज भी दिया है, अगर वो नाना केस में आता है तो उस परसेंट का वैल्यू उसमें कैलकुलेशन, कुछ पेंशन आपका नहीं होगा। तीसरा चीज़ है CO आपका नौकरी 15 साल नहीं भी है, CO आपको घर भेज सकता है या डॉक्टर चाहेगा घर भेज सकता है। जब CO या डॉक्टर भेजता है तब लोग बोलते हैं CO भेज रहा है तो हमें शायद पेंशन मिलेगा, मिलना चाहिए या मिलता है, लोग बोल देते हैं। या डॉक्टर भेज रहा है तो आपको पेंशन मिलेगा, वो गलत बात है। जब CO के पास पावर होता है, जब ट्रूप में बंदे कैटेगरी हो जाते हैं, उस कैटेगरी बंदे को लेकर वो चला पाएगा ट्रूप या नहीं पाएगा, उसके ऊपर देते हैं एक अथॉरिटी। तो वो चाहेगा तो रखेगा, चाहेगा तो भेजेगा, उस अथॉरिटी में ही वो भेजता है, ना कि आपको पेंशन मिल रहा है नहीं मिला इसलिए भेजा है। और डॉक्टर देखता है इस कैटेगरी में ये बंदा
क्या नौकरी करने के लायक है नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई किसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो कभी भी कहीं राइफल ले किसको गोली मार सकता है, इसलिए उसको घर भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया है तो फौज में काम करने लायक नहीं है तो उसको घर भेज देते हैं। तो डॉक्टर के पास ये पावर होता है। और सीओ कैटेगरी बंदे को लेकर टूप चला पाएगा नहीं पाएगा उसके ऊपर मिलता है जिम्मेदारी, तो वो भी उस बेस में भेजता है। तो उस बेस में जो भेजते हैं, तो अगर कोई बोलता है डॉक्टर भेज दे तो आपको कैटेगरी में मिलेगा और सीओ साहब भेज दे कैटेगरी मिलेगा, तो गलत बात है। नाना केस में सीओ भेजे डॉक्टर भेजे आपको पेंशन नहीं लागू है तो नहीं मिलेगा। हाँ, नाना केस में भी पेंशन मिलता है, लेकिन वो जब क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, पेंशन का रूलिंग फुलफिल करते हो तभी मिलता है, ना कि सीओ या डॉक्टर भेजने से मिलता है। ये आप गलतफहमी दिमाग से निकाल लो। 3 पॉइंट आपको मैंने बोल दिया है, अभी चौथा पॉइंट बोल रहा हूँ। जिसका नौकरी 15 से ज़्यादा है, चाहे नाना केस हो या ना हो, उसको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, उसको अपना सर्विस पेंशन मिलेगा गारंटेड। मतलब 15 से ज़्यादा है आपका नौकरी और आपका नाना केस है तो आपको सिर्फ आपका सर्विस पेंशन मिलेगा, मेडिकल ग्राउंड वाला कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन डरने की बात नहीं है। तो बाल बोलने का मेन चीज़ क्या है, अगर 15 से कम है, 15 से ज़्यादा सबको मिलता है, लेकिन 15 से कम जिसको है क्या उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। 15 से अगर आपको कम नौकरी है तो कुछ केस में नाना केस में मिल जाता है और कुछ केस में नाना केस में नहीं मिलता है। तो मैं आपको और एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आपका केस नाना केस है, आपको पता नहीं है, तो आप हमारे से मेरी ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप डायरेक्ट आपका मेडिकल बोर्ड भेज सकते हो। एक मेडिकल बोर्ड चाहिए और आपका लेटेस्ट पे स्लिप चाहिए, उसमें हम बता देंगे आपको पेंशन लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर 15 साल से कम नौकरी है तो आपको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या क्या कंडीशंस है और उसमें कितना पैसा अगर मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं अपने मुद्दे में आते। 15 साल से कम वाले नौकरी नाना केस है तो कुछ केस में मिलता है और कुछ केस में नहीं मिलता है। जैसे कुछ केस में किसको नहीं मिलेगा, अभी जो नया रूलिंग आया सितंबर 2023 उसके हिसाब से अगर कोई खुद अनरूलिंग कर दे तो उनको नाना केस में इनवॉल्व नहीं माना, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले वाले में 2023 सितंबर से पहले मिलता था, लेकिन खुद अनरूलिंग करने से भी अभी नहीं मिलेगा किसी को भी। पहले ये आपको जान लेना चाहिए, आप कभी भी खुद अनरूलिंग नहीं करना चाहिए। नहीं किए हो, खुद अनरूलिंग कर दिए हो तो आप मान लो 15 से कम नौकरी तो आप सूखा कर जा रहे हो। ठीक है, आपको पेंशन नहीं मिलेगा। आपका जो फंड एजीआई का पैसा है ग्रेजुएटी वही मिलेगा, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पेंशन तो नहीं मिलेगा, भूल जाओ। पेंशन मिलेगा अगर आपका नौकरी 10 साल कंप्लीट है, फिजिकल नौकरी, और उसमें AWL OSL वगैरह हो रखे, उसको माइनस कर देना। फिजिकल नौकरी 10 ईयर से ज़्यादा है तो मिलेगा। और उसके साथ भी आप खुद अनरूलिंग नहीं करना चाहिए, और उसके साथ आपको सीओ भेज रहा है या आपको डॉक्टर भेजा तभी जाके आपको मिलेगा। तो मैं फिर से एक लाइन दोहराऊंगा, ये गोल्डन लाइन है। आपका नौकरी 10 साल से ज़्यादा है, आपका आइदर सीओ घर भेज रहा है और आपको डॉक्टर साहब घर भेज रहे हैं, लेकिन आप नौकरी करने के सेल्टर के विलिंग हो तभी जाके आपको पेंशन मिलेगा नाना केस में। ठीक है, और एक अभी न्यू सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जो आर्मी ने एक्सेप्ट कर लिया, और एक कंडीशन है जिसमें मिलता है नाना केस का 10 साल से भी कम नौकरी है तो उसमें एक ही लाइन है, वो लाइन है इफ़ यू आर अनफिट फॉर मिलिट्री सर्विस एज वेल एज सिविल सर्विस। आप अनफिट हो मिलिट्री सर्विस इसलिए तो जा रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये अगर उसमें लिख देता अनफिट फॉर सिविल जॉब तो फिर जाके आप 10 साल से कम भी नाना केस है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे कंडीशंस है और इसमें आपको मिला। आपको नाना केस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी पूरा चाहिए, क्लियर कट मेरे को पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना पैसा पेंशन मिलेगा और किस बेस में किस रूलिंग में मिलेगा, पूरी A to Z 100% एक्यूरेसी के साथ आपको मिल जाएगा हमारे साथ। ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करोगे, मेडिकल बोर्ड भेजोगे, तुरंत आपका पेंशन कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। जो लिख दिया वही 100% मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिल सके।